अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 27 मई 2021 मुताबिक 14 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। खबरों की जानिब चलने से कबल एक अहम गुजारिश अपने नाजरीन खुसूसन अहले कलम हजरात की खिदमत में पेश कर दे। रोजनामा अवधनामा सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी की मजमूई खिदमात पर एक खुसूसी शुमारा बउनवान यादगार वक़ार रिजवी शाये करने का इरादा रखता है, जिसके लिए आप हजरात का कलमी ताउन दरकार है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात यादगार वक़ार रिजवी नंबर के लिए अपनी तहरीरें मुअय्यना मुद्दत यानी 30 मई 2021 से कबल awadnama@gmail.com या mrawadnama@gmail.com पर इरसाल फरमा कर शुक्रिया का मौका जरूर देंगे। मजीद मालूमात के लिए 9807694588 या 9956779708 पर राब्ता किया जा सकता है। अवधनामा में शाये अहम खबर इस तरह है। व्हाट्सएप ने बुध के रोज़ दिल्ली में हिंदुस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कानूनी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके ज़रिए सोशल मीडिया के लिए बनाए नए क़वानीन को रोकने की कोशिश की गई है। जबकि हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से बनाए गए नए क़वानीन पर अमल करना ज़रूरी है। इसको लेकर व्हाट्सएप का कहना है कि हुकूमत ऐसे क़वानीन लाना चाहती है जिससे सारिफीन के हुकूक मुतासिर होंगे और प्राइवेसी का ख़तरा लाहक होगा। खबर रसा एजेंसी राइटर्स को व्हाट्सएप ज़राए ने बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर करते हुए ये मुतालबा किया है कि वो इस बात की तस्दीक करें कि हुकूमत की जानिब से मुरतब की गई नई पॉलिसी हिंदुस्तान के आइन में निजी क़वानीन में से एक राजदारी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया कंपनियों को मालूमात के पहले तख्लीक कार की शिनाख्त करने की ज़रूरत है और हुक्काम इसका मुतालबा करते हैं। अगरचे इस कानून के तहत व्हाट्सएप से मुतालबा किया गया है कि वो सिर्फ उन लोगों को बेनकाब करे जिन पर मुसद्दक़ा तौर पर गलत कामों का इल्ज़ाम लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि वो अमली तौर पर यह काम नहीं कर सकती। मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सरहदी इलाकों में जारी किसान तहरीक के 6 माह मुकम्मल होने पर यौम सियाह मनाने के संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर किसानों ने हरियाणा में आज मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे करके पुतले नजर आतिश किए। किसानों के यौम सियाह के हवाले से अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासती हुकूमत ने पुलिस के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ खुसूसी इंतजाम किए थे। किसानों के धरना, मुजाहरा और पुतला नजर आतिश करने के अपने पहले से मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक किसान सरसा के भूमन शाह चौक पर जमा हुए और किसान रहनुमा लखविंदर सिंह ओलख की क़यादत में रियासत के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला की रिहाइश गाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस अफसरान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने नायब वज़ीर आला के घर जाने वाली सड़क पर लगाई गई रुकावटें तोड़ दी और अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान किसानों की पुलिस से झड़पें भी हुई। किसानों ने वहां नारे लगाते हुए मुल्क और रियासत के लीडरों का पुतला नजर आतिश कर दिया। बुध के रोज तबाहकुन तूफान यास का शुमाल उड़ीसा और पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल में साहिल समुंदर से टकराकर 130 से 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कमजोर पड़ा है। तूफान की वजह से इन दो मशरक़ी रियासतों में नशेबी इलाकों में सैलाब आ गया है। समुद्री तूफान यास ने उड़ीसा के बालेश्वर में तबाही मचाने के बाद मगरबी बंगाल के कई साहिली अजला में कहर बर्पा किया है और तेज हवाओं और आंधी के साथ तेज बारिश से यहाँ काफी नुकसान हुआ है। रियासत में तूफान के सबब अब तक किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। तूफान से मुतासिर ज्यादातर इलाकों में अगरचे मवासिलाती सहूलत का मसला बरकरार है। वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासती सेक्रेटरी से मंगल से ही सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कई बांधों को पहले ही नुकसान पहुंचने से कई जिलों में सैलाब आया है। अब हम तकरीबन 15 लाख लोगों को निकाल सके हैं। एक और खबर के मुताबिक कोरोना बहरान के सबब माशी चैलेंजेस का सामना कर रहे आम आदमी को जल्द ही महंगाई का एक जबरदस्त झटका लगने वाला है। खाने पीने की अशिया पहले ही महंगी हो रही हैं और डीजल पेट्रोल की कीमत तो सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब कहा जा रहा है कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान की कीमतें बढ़ने वाली है। ये इम्कान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमोडिटी की कीमतें बढ़ने के सबब जुलाई 2021 से कंज्यूमर अप्लायंस 10 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। कोरोना वबा के दरमियान रामदेव के जरिए एलोपैथी इलाज पर सवाल उठाने से पैदा तनाज़ा अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरबार तक पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को एक खत लिखकर रामदेव पर कोरोना टीकाकारी के बारे में गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है और उन पर मुल्क से गद्दारी के तहत
केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। एक और अहम खबर के मुताबिक सुबोध जायसवाल को CBI के नए डायरेक्टर का ओहदा सौंपा गया है। कोविड-19 वबा की वजह से मुतासिर होकर मरने वालों के बच्चों की शिया पीजी कॉलेज लखनऊ पूरी फीस मुआफ करेगा। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए शिया पीजी कॉलेज लखनऊ को चलाने वाली आला तंजीम मजलिस उलमा शिया कॉलेज के सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने बताया कि कोरोना वबा में बहुत बड़ी आबादी को मुतासिर किया है। इस वबा की वजह से तमाम लोग मौत के शिकार भी हुए हैं। ऐसे वक्त में उन मरने वालों के बच्चों को माकूल तालीम मिल सके, इस बात को जहन में रखते हुए शिया पीजी कॉलेज लखनऊ ने सेशन 2021-22 में उन सभी तलबा और तालिबात की फीस माफ करने का फैसला किया है जिनके वालिद या वालिदा की कोरोना वबा के चलते मौत हो गई है। इस फीस माफी के लिए कॉलेज की तरफ से 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो फीस माफी के सिलसिले में अहम और जरूरी कार्रवाई अंजाम देगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध के रोज कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद हिंदुस्तान में वैक्सीन आम लोगों की जिंदगियां बचाने का जरिया नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती तशहीर का जरिया बन गया है। मिसेज वाड्रा ने हुकूमत को निशाना बनाने के लिए अपनी मुहिम जिम्मेदार कौन है के तहत कहा कि हुकूमत ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल अपनी शबीह को बेहतर बनाने के लिए किया है और उसने जब से टीका उत्सव मनाया है उसके बाद से अब तक मुल्क में वैक्सीनेशन की शरह में 83% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वैक्सीन को अपनी तशहीर का हथियार बना लिया है और इसी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन तैयार करने वाला हिंदुस्तान दूसरे ममालिक की वैक्सीन के अतियार पर मुनहसिर हो गया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि कुर्सी की ख्वाहिश में अस्पतालों में जेर इलाज गरीबों और मरीजों की जानें बचाने की आवाज पर बीजेपी हुकूमत और वजीर आला सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अजला का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस पर काबू पाने के जो दावे किए हैं जमीनी हकीकत उसके खिलाफ है। जिले में सेहत की सहूलियात को एक तरफ छोड़ दें, राजधानी लखनऊ और वजीर आला के आबाई जिला गोरखपुर में ही सेहत की खिदमत निहायत खराब है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार के हवस में बीजेपी हुकूमत को मरीजों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। पुराना हैदराबाद कॉलोनी के काला काकर इलाके में बुध की सुबह मूर्ति रखने को लेकर 2 फरीक आमने सामने आ गए। एक तरफ से लोग वहां मूर्ति कर रहे थे तो दूसरी तरफ के लोग उसकी मुखालिफत कर रहे थे। दोनों फरीकों ने जबरदस्त हंगामा खड़ा किया। इस दौरान शदीद धक्का मुक्की और नारेबाजी भी शुरू हो गई। हंगामा आरआई की इत्तला पर पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया के ऑफिसर पहुंच गए और हंगामे के खदशात के पेश नजर पीएसी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सिद्धार्थ नगर का दौरा करने से एक रोज पहले सूबे के वजीर बराए बुनियादी तालीम सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरुण की तकर्री सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में EWS यानी माशी तौर पर कमजोर तबके के कोटे से हुई थी। इस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ योगी हुकूमत पर हमलावर था और बीजेपी जवाब देने से कासिर नजर आ रही थी। इस्तीफा पेश करने के बाद अरुण द्विवेदी ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके भाई पर बेजा इल्जामात आयद किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तकर्री के लिए मैंने जरूरी तरीक़ेकार पर अमल किया था और मेरे भाई का इसमें कोई किरदार नहीं है। भाई की तैनाती के सिलसिले में हुए तनाजे पर वजीर तालीम ने भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि जिसे भी इस बारे में एतराजात हो वो जांच करवा सकता है। दूसरी तरफ वाइस चांसलर सुरेंद्र दुबे भी इन इल्जामात की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि इंटरव्यू और सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही अरुण की तकर्री की गई थी। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाह रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोजा जंग के दौरान मुमकिना जराइम की जिम्मेदारी तय करने के लिए तहकीकात का मुस्लिम ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन ममालिक ने मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दिस समेत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल में 13 अप्रैल से होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए आज़ाद बैनुल अक़वामी कमीशन तश्कील देने के लिए करारदार का मुसव्वदा जमा करा दिया। करारदार के मुसव्वदे में कहा गया है कि कमीशन कौमियत, नस्ली या मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर मुनज़्ज़म इम्तियाज और जबर समेत अदम इस्तेकाम और कशीदगी की तमाम वजूहात का जायजा ले। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी ताउन काउंसिल OIC के बतौर कोऑर्डिनेटर और रियासत फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर हालिया कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का खुसूसी इजलास जुमेरात को मुनक़िद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि सहयूनी हुकूमत ने गजा पर अपनी हालिया जारहियत में बैनुल अक़वामी जराइम का इर्तिकाब किया है और इस गासिब हुकूमत पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त रवांची ने मुसल्लह झड़पों के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर खिताब करते हुए मकबूजा फ़लस्तीन में सहयूनियों के जराइम का जिक्र किया और कहा कि ये वहशियाना जराइम नस्लकुशी, जंगी जुर्म, खिलाफ इंसान
انسانیت جرائم، انسانی اصولوں کی خلاف ورزی اور عمومی جذبات و احساسات کے پامالی شمار ہوتے ہیں کہ جو انسان دوستہ عالمی اصولوں کی بنیاد ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز دینے کے امکانات کو یکسر خارج کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں اسرائیل کی جانب سے رمضان المبارک میں مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر منظم حملے سے متعلق بحث سمیٹنے کے دوران امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے میڈیا رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ صرف یہ کہ امریکہ کو کسی صورت فوجی اڈے نہیں دے گی بلکہ اسے پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطین کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ سیز فائر کا پہلا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک مسئلہ فلسطین کا دیرپا یا مستقل حل تلاش نہیں ہوگا، مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا و اسلام فوبیا سمپوزیم سے خطاب کے دوران ترک صدر نے کہا کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ کی شروع کردہ مسلمانوں کے خلاف حکمت عملی نے دنیا کے کئی معاشروں میں پہلے سے ہی موجود اسلام دشمنی کے وائرس کو مزید شہ دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودی نسل کشی پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے اب مسلمانوں کو ہدف بنائے ہوئے ہیں۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ دنیا میں اسلام دشمنی کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ حقیقت سے منہ پھیرنے والوں نے اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اپنے مستقبل سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ماضی میں اسلام اور برقع پوش خواتین کے حوالے سے کیے گئے اپنے نامناسب تبصرے پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے برقع پہننے والی خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ برقع پہننے والی خواتین اطراف پہ گھومتی ہوئی لیٹر باکس کی طرح لگتی ہیں اور انہیں بینک لوٹنے والے ڈاکوؤں سے تشبیہ دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بورس جانسن نے کہا کہ صحافت میں آپ کو آزادانہ طریقے سے زبان کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اگر کسی کو برا لگا ہے تو میں اس بات کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر تقی عابدی کی کتاب تجزیہ یادگار انیس پر ڈاکٹر محمد ظفر حیدری کی تحریر صفحے 5 پر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب فن طب کے ماہر اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ وہ تہران، لندن، امریکہ، کینیڈا وغیرہ مغربی ممالک میں اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں۔ موصوف مشہور و معروف پیتھولوجسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے اور وسعت نظر سے اس مرثیے یعنی جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک محاورے اور ایک ایک صنعت کا ہر پہلو سے معائنہ کیا، ان کے اجزاء و اقسام کو بتحقیق دیکھا اور پھر ان کی تفصیلی رپورٹ اپنے دماغی تجربہ گاہوں میں محفوظ کر کے کتابی صورت میں شاندار طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کام کی انجام پذیری کے لیے برسوں جہاد کیا اور آخرکار لٹریری دنیا میں ایک اعلیٰ معیار کی اجتہادی ڈگری حاصل کر کے اپنے مقصد میں سرخ رو ہو گئے۔ میں انہیں ادبیات ایک عظیم مجتہد سمجھتا ہوں۔ جب تک خدائے سخن میرانیز کا سکہ اردو زبان میں جاری رہے گا، اس کتاب کی بدولت ان کا نام قدر و منزلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی دریا دلی اور انیس شناسی دیکھیے کہ کتاب پر 10 لاکھ سے زائد رقم صرف ہو چکی ہے۔ کتاب اس قابل ہے کہ اس کی رسم رونمائی لندن، امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کی جا رہی ہے۔ کتاب 14 باب پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں بعض علماء ادب کی منظوم تقریزیں اور اہم تحریریں موجود ہیں۔ آخری باب میں مشہور عالم دین سید العلماء مولانا سید علی نقی خلد آشیاں اور لندن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کے بالترتیب عربی اور منظوم انگریزی ترجمے شامل ہیں۔ 11واں، 12واں، 13واں باب ترتیب باریہ ہے۔ محاسن مرثیہ، فہرست کامل جدول بترتیب شعر و بند مرثیہ اور تجزیہ یادگار مرثیہ، تینوں ابواب غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں اور انیس شناسی کے لیے مطالعے کا متقاضی ہیں۔ انہی شاہکاروں کے باعث عابدی صاحب کو ماہرین انیسیات میں فوقیت حاصل ہے۔ میری رائے میں جو کام شبلی اور دوسرے لوگوں سے نہ ہو سکا، اس کام کو ڈاکٹر تقی عابدی نے 100 سال کے بعد پائے تکمیل کو پہنچا دیا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انیس کا فن شبلی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اگر ناقدین ادب 1947 کے بعد رواداری سے کام لیتے،
تعصب اور تنگ نظری کو چھوڑ کر انیس کو بنظر انصاف دیکھتے تو نامعلوم علم معنی اور بیان کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ زبان کشتہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی۔ دوسری تحریر محمد یوسف رضا کے مضمون کی آخری قسط کی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ یہ مضمون ظاہر حیدری کی حیات اور شاعری پر مشتمل ہے۔ مضمون نگار کا یہ اقتباس دیکھیں جس میں وہ ظاہر حیدری کی غزل گوئی پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان کی غزلوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ غزل کے شیدائی ہیں اور فرسودہ تشبیہات و استعارات سے اپنا دامن بچایا ہے۔ ان کا یہ منفرد لہجہ ان کی شناخت ہے۔ ان کی غزلوں میں کلاسیکی رچاؤ نظر آتا ہے۔ ان کے اسلوب بیان میں ایک نوع کی ندرت اور رچاؤ ہے۔ ان کے کلام میں جو چیز سب سے زیادہ دلکش ہے وہ شدت احساس کے ساتھ صداقت و خلوص کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس کا اظہار جس بے باکی سے کیا ہے وہ انہیں اپنے عہد کے شعراء میں امتیاز بخشتا ہے۔ ان کی غزل کی خاص پہچان مسرت اور عشق کے جذبات کے ساتھ ساتھ والہانہ ذوق و شوق ہے۔ ان کے انداز بیان اور اسلوب کی ادائیگی کی رعنائی ان کی غزلوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ انہوں نے غزل کے دائرے میں ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں جن کی خوشبو مفرح اور معطر کرنے میں بے مثال ہے۔ اپنے لہجے سے غزل کو ایسے معنویت کے پیکر میں ڈھالا ہے جس سے روایت اور جدت کی آمیزش سے صرف لطف ہی نہیں بلکہ تاثر بھی پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی کی ریسرچ اسکالر عافیہ حمید کا افسانہ بعنوان مکھوٹا بھی صفحے 5 پر موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔